सैनिकों की अपनी रिस्पांस फोर्स जंग के इलाके में आने वाले एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे अपने सदस्य देशों में लगाई भी हुई, लेकिन उसे जिस रूस से लड़ना है उसकी करीब 1,90,000 जवानों की सेना यूक्रेन में उतरी हुई, नेटो के जवानों से दुगनी से भी ज्यादा। और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस से लड़ने के लिए नेटो को अपने हथियार भी बढ़ाने होंगे और दूसरा साजो सामान की तैयारी भी रूस के हिसाब से करनी होगी। मतलब पिक्चर जितनी सिंपल दिख रही है उतनी है नहीं। अमेरिका भी हथियार भेजकर दूसरी तरह की मदद पहुंचाकर यूक्रेन के साथ खड़े होने की कस्में खा रहा है, लेकिन यूक्रेन में अपनी फौज उतारकर वो रूस से सीधे सीधे उलझने से झिझक रहा है। माना सामने रूस खड़ा है, वो अपने परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है, लेकिन दूसरी तरफ भी अमेरिका है, खतरनाक परमाणु हथियारों का मालिक, दुनिया की महाशक्ति। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में एक सेना है, एक से बढ़कर एक हथियार है, लेकिन फिर भी वो रूस से सीधे टकराने का जोखिम मोल नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि जंग जीतने के लिए ये सब भी काफी नहीं होता। जमीन की हकीकत से वाकिफ होना बेहद जरूरी होता है, और जमीनी हकीकत यह है कि यूरोप में अमेरिका के 74,000 सैनिक हैं, जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और इटली जैसे देशों में फैले हुए हैं। 36,000 अमेरिकी सैनिक तो अकेले जर्मनी में तैनात हैं, लेकिन ये सभी जंग के मैदान में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले फाइटर नहीं हैं। इनमें बहुत से सैनिक मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और दूसरे काम संभालने में लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका यूरोप में तैनात अपने सभी 74,000 सैनिकों को चुटकी बजाते ही यूक्रेन में डाइवर्ट कर देगा। नेटो की 40,000 सैनिकों की रिस्पांस फोर्स को भी मिला लिया जाए तो भी अमेरिका का पलड़ा भारी नहीं होगा। जंग में उतरने के लिए अलग तैयारी चाहिए होती है। रूस अपने लगभग 1,90,000 जवानों की फौज यूक्रेन में उतारे हुए है, और अगर इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो रूस की सेना में कुल 9 लाख सैनिक भी हैं। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका को रूस से लड़ना है तो उसे अपने कम से कम और 1 लाख सैनिक यूरोप में लाने होंगे। और अगर ये सब तैयारी करने के बाद अमेरिका रूस से भिड़ने का मन बना भी ले, यूक्रेन में अपनी फौज भेजने का फैसला कर भी ले, तब भी यूक्रेन में रूस से लड़ना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को अपने जहाजों को, अपने सैनिकों को अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोप में अपने अड्डों तक लाना होगा। इसके लिए उसे 4,800 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय करनी होगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिका की पूरी सेना, उसके हथियार, बाकी साजो सामान यूरोप में पहुंचेगा, तब तक 2-3 महीने बीत चुके होंगे, और 2-3 महीनों में तो यूक्रेन की जंग जाने क्या मोड़ ले चुकी होगी। और फिर इतनी बड़ी सेना जब यूरोप में घुसेगी तो रूस को पहले ही खबर मिल जाएगी। अमेरिका की सेना की मूवमेंट सैटेलाइट या दूसरे तरीकों से रूस तक पहुंच जाएगी, और यह तो साफ है कि पुतिन नेटो और अमेरिका के जंगी जहाजों और सेना का इंतजार तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि वो पहले ही उन पर हमला कर दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स 2 समुदायों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम कर रही है। गहलोत ने ट्वीट किया कि मीडिया और सोशल मीडिया में इस फिल्म पर जो डिबेट होती है उससे भाईचारे एवं सद्भाव का माहौल बिगड़ता है। मीडिया को इससे बचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब दिया। ये काम कांग्रेस के गलत नीतियों के कारण, पंडित नेहरू अपने आप को पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित कहलाते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित पर बर्बरता का आज कांग्रेस जवाब नहीं दे सकता और वो झुठलाने का प्रयास कर रही है। पंडित नेहरू जी अगर चाहते तो वहां धारा 370 की कोई आवश्यकता नहीं थी। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग की आग फ्रांस तक पहुंच गई। फ्रांस के लील शहर में चेल्सी फुटबॉल टीम के कई प्रशंसकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। और यही नहीं, सड़क पर डटे इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तोड़फोड़ की, फिर पुलिस वालों के ऊपर बोतलें फेंक दी। ये लोग यूके में चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक और रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच पर लगे बैन से काफी नाराज दिखे। इसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागे और भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, लेकिन आंसू गैस से निकले धुएं के बीच भी कई प्रदर्शनकारी वहीं डटे रहे। असल में हंगामा कर रहे इन लोगों ने यूक्रेन युद्ध की आड़ में रूसी कारोबारी रोमन अब्रामोविच पर यूके में बैन लगाने पर सवाल उठाए। अब्रामोविच ब्रिटेन में चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक, जिन्हें रूसी राष्ट्रपति का करीबी माना जाता है। इसी वजह से कुछ दिन पहले यूके सरकार ने उन पर बैन लगा दिया और उनकी संपत्ति भी जब्त करने का फरमान सुना दिया था। इस फैसले का असर ब्रिटेन में अब्रामोविच के उस फुटबॉल क्लब पर भी पड़ा। रूस ने उसके खिलाफ साइबर हमले बढ़ने की बात कबूल कर ली है और बताया है कि यूक्रेन से जंग छिड़ने के
बाद से उसकी कई सरकारी वेबसाइट को बार बार निशाने पर लिया गया। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एरोफ्लोट की वेबसाइट को खोलने में भी बीते कुछ हफ्तों में कई बार दिक्कतें आई। खबर है कि हमले बढ़ने के बाद से रूस नई साइबर नीतियों पर काम कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि वो इस तरह विश्व में चल रही आर्थिक गतिविधियों से अलग होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन हालात में रूस की सरकार अपने आईटी सेक्टर में बदलाव के लिए कई कदम उठाने की तैयारी में है। और खबर है कि रूस के डिजिटल मंत्रालय ने आईटी सेक्टर को करीब 900 करोड़ रुपए की मदद देने का प्रस्ताव भी दिया है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच ऐसी खबर आई कि जापान भी परमाणु हथियार बना सकता है। वहां की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसके लिए एक बड़ा ऐलान किया और जापान में परमाणु हथियारों को विकसित करने के लिए तैयारी की बात कही। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां के हालात देखकर जापान भी अपने हाथों में न्यूक्लियर वेपन रखने की कोशिश में जुट गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों और उसके असर को दशकों तक झेला। वहां लंबे समय से 3 नॉन न्यूक्लियर सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, यानी वहां परमाणु हथियार रखने और उन्हें बनाने पर पाबंदी है। लेकिन पूर्वी यूरोप में हो रही जंग ने उसे अपनी सुरक्षा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और इसी वजह से कुछ दिनों पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वहां परमाणु हथियारों पर लगी पाबंदी हटाने की मांग कर दी थी। और उन्होंने दलील दी थी कि यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से अलग होते समय सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ परमाणु हथियार रख लिए होते तो रूस उस पर हमला नहीं करता। असल में जापान के पड़ोसी देश चीन और उत्तर कोरिया दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, जिसने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया। हालांकि हिरोशिमा से चुनकर आने वाले जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनके शहर ने 1945 में परमाणु बम से हुई तबाही देखी थी, जब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया था। और इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को अमेरिका ने ही नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया था, जिसमें जापान के लाखों लोगों की जान चली गई थी। और तभी से वहां के लोग परमाणु हथियारों का विरोध करते रहे हैं, जिसकी वजह से 1967 में जापान में 3 नॉन न्यूक्लियर सिद्धांत तय किए गए थे, जिनके तहत वहां परमाणु हथियार बनाने और उसे रखने पर पाबंदी है। लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जापान की सुरक्षा की दलील देकर वहां भी परमाणु हथियार तैयार करने की बात की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी G23 नेताओं की प्रतिनिधिमंडल के साथ जल्द ही मुलाकात कर सकती हैं। गुरुवार को कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें राहुल गांधी ने जल्द ही मुलाकात का समय बताने की बात कही। इससे पहले गुरुवार को गुलाम नबी आजाद की सोनिया गांधी से मुलाकात होनी थी, लेकिन अब आजाद के साथ ही G23 के कुछ और नेता भी मुलाकात में शामिल होंगे। यूक्रेन युद्ध में मारे गए 2 जवानों को लवीव में उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। इन दोनों जवानों की रूस की गोलीबारी में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। सेना के जवानों ने बैंड बाजों के साथ अपने इन साथियों को विदा किया। इस यात्रा में सबसे आगे एक आदमी मारे गए जवान की फोटो लेकर चलता दिखा। उसके ठीक पीछे लोगों का लंबा हुजूम नजर आया, जिनमें आम लोगों के अलावा सेना के अफसर भी शामिल थे। These guys are like angels for us. They died here protecting us physically. इससे पहले मारे गए इन जवानों के लिए चर्च में प्रार्थना भी की गई। इस दौरान अपनों को खोने के गम में उनके परिवार वालों के आंसू छलक आए। फिर यूक्रेन के झंडे में लिपटे उनके ताबूतों को आखिरी सफर के लिए रवाना किया गया। इस दौरान जवानों ने हवाई फायरिंग कर अपने इन साथियों को आखिरी सलामी भी दी।